जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो है कि बकरियों के अंदर बच्चों की जो देखभाल है वो किस तरह करनी है, जो किड्स मैनेजमेंट है वो किस तरह करनी है। एक गोट फार्मर की जो इनकम है, जो पैसों का ज़रिया है, जो उसकी आउटपुट है, वो उसका बकरियों के बच्चे ही हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गोट फार्मिंग में जो दूध है उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, इतनी ज़्यादा सेल नहीं है, डिमांड नहीं है, दूध इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो इस वजह से जो फार्मर की बचत है, जो मुनाफा है, वो सिर्फ बच्चों से ही हासिल होता है। और सबसे ज़्यादा जो मैनेजमेंट मुश्किल है वो बच्चों की ही मैनेजमेंट मुश्किल है। इस वजह से जो बंदा बच्चों की मैनेजमेंट को कामयाब कर लेता है तो फार्म में जो सबसे ज़्यादा मुनाफा है वो वही कमा सकता है। तो वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस किड्स मैनेजमेंट के हवाले से, बच्चों की मैनेजमेंट के हवाले से पूछे जाते हैं, वो इंशाल्लाह इसी एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा सारे। तो पहले जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं बता देता हूं, उसके बाद वन बाय वन सबका आंसर करूंगा। तो जो पहला सवाल पूछा जाता है वो है हामला जो बकरी है उसकी वैक्सीनेशन के हवाले से, और फिर बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी डोज होनी चाहिए, कौन कौन सी वैक्सीन करनी है, वक्फा कितना होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि जब माँ प्रेग्नेंट हो चुकी है, आखिरी 1-2 महीने के अंदर उसकी मैनेजमेंट की उसकी किस तरह करनी है ताकि वो अबार्शन ना करे, डिस्टोकिया ना हो, बच्चे कमज़ोर ना पैदा हों, बच्चे कम वजन वाले पैदा ना हों। तो इसके लिए मैनेजमेंट किस तरह करनी है। तीसरे नंबर पे सवाल ये पूछा जाता है कि जब बच्चा जो बकरी जो है वो बच्चे देने वाली हो तो उसका एनवायरनमेंट, उसका माहौल किस तरह होना चाहिए, उसे किस तरह मैनेज करना है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये पूछा जाता है कि जब बच्चा पैदा हो गया है अब उसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, साफ सुथराई किस तरह करनी है, दूध कब पिलाना है, कितना पिलाना है। उसके बाद जो आगे सवाल पूछा जाता है वो है कि दूध कितने दिन तक पिलाना है, वनडे पे कब स्टार्ट करना है, खुश्क चारे पे कब लेके जाना है, उसके बाद सब्ज चारा खिलाना है या नहीं खिलाना, है खिलानी या नहीं खिलानी, वंडा कितना खिलाना है। तो इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये होगा। उसके बाद अक्सर पूछा जाता है जी डिवर्मिंग के हवाले से, पेट के कीड़ों के हवाले से कितने दिन पे करनी चाहिए, कौन से डिवर्मर से करनी चाहिए, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं। और एक तो है इंटरनल पैरासाइट्स के लिए ऐसे कीड़े जो जिस्म के अंदर मौजूद हैं, दूसरी जो एक्सटर्नल है, जो बाहर है, ऐसे कीड़े जो जिस्म के बाहर मौजूद हैं, चिचड़ वगैरह, उनकी डिवर्मिंग किस तरह करनी है। तीसरे उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चों में अक्सर डेथ किस वजह से होती है, सडन डेथ। तो उसमें एक वजह डायरिया भी है, तो एक डायरिया को भी हम मुकम्मल जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं जवाबात की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है माँ की वैक्सीनेशन के हवाले से और बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से। तो जितनी सेहतमंद माँ होगी उतना ही सेहतमंद आगे बच्चे होंगे। माँ अगर वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीन बच्चों की कब करवानी है, अगर माँ वैक्सीनेटेड नहीं है तो बच्चों की वैक्सीन कब करवानी है। पहली बात कि अगर माँ वैक्सीनेटेड है तो कौन कौन सी वैक्सीन उसे लाजमी तौर पे होनी चाहिए। पहली वैक्सीन पीपीआर, दूसरी वैक्सीन एंटीरोटॉक्सिमिया। आप तीसरे महीने में लगा दें, जब तीसरा महीना स्टार्ट हो तो आप लगा दें पीपीआर की वैक्सीन जो कि वायरल बीमारी है। जब चौथा महीना स्टार्ट हो आप लगा दें एंटीरोटॉक्सिमिया की वैक्सीन। कोशिश ये करें कि जो आखिरी महीना है प्रेगनेंसी का उसमें और जो पहला महीना है प्रेगनेंसी का इसके अंदर वैक्सीन ना करें। बाकी जो बीच के अंदर ड्यूरेशन है इसमें आप वैक्सीन कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। उसमें यह होता है कि अगर आप आखिरी महीने करेंगे तो अबार्शन के चांसेस होते हैं। पीपीआर की वैक्सीन बाज दफा हो जाता है कि आप 20-25 दिन रहते हैं, आप करवाएंगे तो बहुत सारे केसेस देखने में मिलते हैं, बाज का नहीं भी होते, लेकिन एक चांस, एक रिस्क लेना पड़ता है, तो उसमें अबार्शन के चांसेस होते हैं। और जो पहले महीने पे होते हैं उसमें बच्चा छोटा होता है, अभी स्टेज छोटी होती है, तो उसमें उसके डेथ के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो इस वजह से पहला महीना और आखिरी सेफ यही है। बाकी आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन सेफ यही है कि आप पहला और आखिरी महीना छोड़ दें, तीसरे महीने पे पीपीआर की वैक्सीन कर लें। जो चौथा महीना है उसके स्टार्ट पे 1 महीने का वक्फा दे के, 15-20-25 दिन का वक्फा दे के भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब यही है, बेहतर यही है कि आप 1 महीने का, जानवर किसी किस्म के स्ट्रेस के अंदर ना आए, आप 1 महीने के वक्फे से आप दूसरी वैक्सीन करवा लें। अब ये हो गई माँ की वैक्सीन। क्योंकि ये जो किड्स मैनेजमेंट है, बच्चों की मैनेजमेंट है, इसका जो प्रोटोकॉल है
वो जैसे ही बकरी प्रेग्नेंट होती है उसके साथ ही इसकी मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है, ना कि बच्चा जब पैदा हो तब उसकी, जब बच्चा माँ प्रेग्नेंट हुई है तब से उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर माँ प्रेग्नेंट है तो एक तो जो प्लेसेंटा है, जो जेर है, उसके थ्रू इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बच्चे तक जाती है। दूसरे नंबर पे जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फीड करवाती है, उसके ज़रिए भी जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो वैक्सीन का असर है वो बच्चे तक जाता है। तो उसको कुव्वत मुदाफ़त मिलती रहती है जब तक उसके अंदर दूध का असर जाता रहता है। तो अगर माँ वैक्सीनेटेड है तो 4 महीने तक बच्चे के अंदर इंशाअल्लाह बीमारी नहीं आएगी, ना ही पीपीआर और ना ही एंटीरोटॉक्सीमिया। पीपीआर आम अल्फाज में जिसे काटा डिजीज कहते हैं, एंटीरोटॉक्सीमिया जिसे फार्मर की ज़बान में अंतड़ियों का जहर कहते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं बच्चों में अंतड़ियों के जहर वाली ज़्यादा होती है, इसमें सडन डेथ हो जाती है, अचानक बच्चे मर जाते हैं। और पीपीआर काटा बीमारी जो है इंतहाई ये भी डेथ वाली बीमारी है, ज़्यादा इसमें चांसेस होते हैं डेथ के। तो इसकी भी आप कोशिश करें कि माँ को वैक्सीन करवाएं। अगर माँ वैक्सीनेटेड है, वैक्सीन करवाइए माँ को, तो बच्चे को आप, बच्चे 4 महीने तक सेफ हैं। 4 महीने जब एज हो उनकी तब आप उनकी वैक्सीन करवा दें। पहली आप उनकी एंटीरोटॉक्सीमिया की करवा दें, या पहली आप पीपीआर की वैक्सीन करवा दें और दूसरी आप एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन करवा दें। इस तरह सर्दियाँ वगैरह चल रही हैं तो साथ में नमूनिया की वैक्सीन भी शामिल कर लें। पीपीआर, एंटीरोटॉक्सीमिया, तीसरे नंबर पे नमूनिया की वैक्सीन। सबकी डोज 1-1 ml लगानी है। जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं वहाँ पे तीनों वैक्सीन अवेलेबल होती हैं। आप अपने करीबी एरिया में जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट करें, वो आपको वैक्सीन मुहैया कर देंगे, आपके घर आके लगा के जाएंगे। उसके बाद जो अगर माँ वैक्सीनेटेड नहीं है तब आप कोशिश करें कि जब उनकी उम्र 3 महीने पे हो तब आप उनकी वैक्सीन करवा दें। यही 3 वैक्सीन हैं, पीपीआर की वैक्सीन, एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन, उसके बाद नमूनिया की वैक्सीन। ये हो गया वैक्सीन के हवाले से मुकम्मल। प्रेग्नेंट गोड को लगवानी चाहिए, ज़रूर लगवानी चाहिए, पीपीआर की, एंटीरोटॉक्सीमिया की। अगर नमूनिया वगैरह की आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है मदर फीडिंग। जितनी सेहतमंद माँ होगी उतने सेहतमंद ही बच्चे पैदा होंगे। तो आखिरी महीनों के अंदर होता यूँ है कि जब 1 महीना 1.5 महीना रह गया होता है तो बच्चे अगर 2 या 3 हैं तो बच्चों का साइज बढ़ रहा होता है। जब बच्चों का साइज पेट के अंदर बढ़ रहा है, जो मैदा है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, मैदे का साइज छोटा हो रहा है कंप्रेशन की वजह से, बच्चों के प्रेशर की वजह से। अब यहाँ पे जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो माँ को भी अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपने आप की को मेंटेन करने के लिए भी खुराक की जरूरत है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, खुराक की डिमांड बढ़ रही है और मैदे का साइज छोटा हो रहा है। तो इस सूरत में हमें ऐसी खुराक देनी है जिसकी क्वांटिटी थोड़ी हो, जिसकी मिकदार थोड़ी हो, जिसका हुजम थोड़ा हो, लेकिन उसकी एनर्जी, उसके प्रोटीन लेवल, उसकी ये सारी चीज़ें ज़्यादा हों ताकि जानवर को एनर्जी ज़्यादा मिले। तो इस सूरत में आप जो चने हैं, चनों का छिलका है, ये आप दे सकते हैं, गंदम के दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, शीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश्क हे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी अच्छी न्यूट्रिशनस बैलेंस डाइट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हुजम थोड़ा हो और उसकी जो ताकत है वो ज़्यादा हो। जितनी सेहतमंद बकरी होगी उतने ही सेहतमंद बच्चे आएंगे। बॉडी कंडीशन स्कोर की बात करें तो 4 तकरीबन इसका बॉडी कंडीशन स्कोर होना चाहिए, वरना जो बच्चे होंगे कम वजन के भी पैदा हो सकते हैं, तो उनको फिर मैनेज करना, उनकी जान को बचाना खासा मुश्किल काम है। तो पहले ही बकरी को मैनेज करें, खुराक उसकी अच्छी रखें ताकि बच्चे जो हों उनका वजन पूरा आए और बच्चे सेहतमंद पैदा हों। उसके बाद तीसरे नंबर पे, अब जब बकरी का टाइम हो गया है, आपने टाइम पहले ड्यूरेशंस नोट किए हुए हैं, 5 महीने 5 दिन का इसका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, तो 5 महीने 5 दिन का जब एरिया पीरियड नज़दीक आने वाला है तब आप उसे, जो प्रेग्नेंट गोड जिनका टाइम हो चुका है, उनके लिए कोशिश करें कि डिलीवरी रूम आपके पास होना चाहिए। अगर आपका बड़े लेवल पे फार्म है, वहाँ इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, अगर सर्दियाँ हैं तो टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मल कर लें ताकि जो बच्चा है जो माँ के पेट से 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बाहर निकला है, जब वो फ़ौरन माहौल के अंदर आएगा और माहौल में टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना चैलेंज होगा। तो कोशिश करें डिलीवरी रूम के अंदर बल्ब वगैरह का इस्तेमाल कर लें, जो बड़े बल्ब हैं, हीटर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगीठी वगैरह का इस्तेमाल, आग वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नीचे जो जगह है उसमें आप हेर डाल लें, पराली डाल लें, तूड़ी डाल लें, खुश्क मिट्टी डाल लें
तो जो जगह है वो खुश्क हो और उसमें किसी किस्म का मॉइस्चर, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए ताकि बच्चे को ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए, ज़्यादा चैलेंज ना आए। अब ये होगी जगह की बात। अब इसके बाद जो आगे चलते हैं वो ये है कि जब बच्चा पैदा होना है उसके बाद बच्चा जब बाहर निकल आया, अगर वो थोड़ा ज़्यादा जोर लगा रही है, टांगे वगैरह या उसका मुंह आ गया, तो आप थोड़ा उसको हेल्प भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाहर। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको काम आता है, तो जब बच्चा बाहर आ गया तो आपने इसका नाक साफ करना है, मुंह के अंदर उंगली डाल के आपने जो पानी वगैरह है वो आपने निकालना है ताकि फेफड़ों के अंदर किसी किस्म का पानी ना हो। आपने उसका जो सांस है वो चालू कर देना है ताकि उसे जो फेफड़ों के अंदर पानी है वो ना जाए। उल्टा कर सकते हैं आप, उल्टा करके उसे थोड़ा सा घुमा सकते हैं, और जो फेफड़े हैं उसको आप यूं मल के उसका जो पानी अगर अंदर चला गया तो उसे साफ कर सकते हैं, नथने वगैरह मुंह वगैरह आप साफ कर लें ताकि सांस लेने में उसे आसानी हो। उसके बाद आगे आपने उसे आधे घंटे के अंदर, 40 मिनट के अंदर आपने उसे बोली जो है, जो पहला दूध है, कलास्ट्रम फीडिंग जो है, वो आपने आधे घंटे 40 मिनट के अंदर आपने वो दूध बोली आपने पिलाना है। अगर तो वो खुद पी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो खुद पीने की कोशिश कर रहा है लेकिन पी नहीं पा रहा तो आप बोली निकाल लें। लेकिन यहाँ पे ये कोशिश करनी है कि जो दूध का पहले दूध का टेम्परेचर है उसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। 40 से 42-43 तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बाहर आया तो एक तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है, ऊपर से उसे फ़ौरन एनर्जी चाहिए। उसके लिए भी अगर आप ठंडा दूध देंगे तो बच्चे के टेम्परेचर डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसके बाद डायरिया वगैरह लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दूध का टेम्परेचर है उसका इंतहाई अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अब यहाँ पे दूध के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे कि दूध कितना पिलाना चाहिए, कितने दिन पिलाना चाहिए, और वनडे का इस्तेमाल कितना करवाना चाहिए, खुश्क चारे पे कब जाना चाहिए, सब्ज़ चारा कब स्टार्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो जो दूध है वो बॉडी का तकरीबन 10 से 12% आपने एक दिन का देना है। अब 10 से 12% किस तरह के, अगर बच्चे का वज़न 2 किलो है तो आप इसको 2 × 10 या 11 तकसीम आप 100 पे करेंगे तो आपके पास उसके जो डेली का दूध की डोज है वो आपके पास आ जाएगी। फिर उसको आपने 10 to 12% वो आपने एक बार नहीं पिलाना, वो आपने पूरे दिन में पिलाना है। तो इस तरह जब शुरू में बच्चा अभी पैदा हुआ है तो आप उसके कम से कम 4 सेक्शन कर लें, दिन में आपने उसे 4 बार दूध पिलाना है। ये आप तरीकाकार तकरीबन चलाएंगे 10 से 15 दिन तक। 10 से 15 दिन तक आपने उसे दिन में 4 मरतबा दूध देना है, और जितना उसका वज़न है उस वज़न का 10% आपने पूरे दिन का जो दूध है वो कैलकुलेट कर लेना है और उसे 4 दिन आपने पिलाना है। अच्छा जी, दूध के हवाले से बात होगी, दूध कितने दिन तक पिलाना है, तो आप तकरीबन 3 महीने तक इजीली आप उसे दूध पिलाएं। वंडा कब स्टार्ट करवाना चाहिए, 15-20 दिन 25 दिन यहाँ पे आप उसे वनडे को मुंह लगाना स्टार्ट करवा दें ताकि उसे पता चले ये भी कोई चीज़ है, इसे भी खाना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पहले मुंह लगाएगा, उसके मुंह के अंदर थोड़ा सा डालें ताकि उसे टेस्ट डेवलप हो। मुंह के अंदर हाथ पे वंडा लगाएं, मुंह के अंदर लेके जाएं, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता वनडे पे ले गए हैं। तो इस तरह उसे महीने तक तकरीबन वो वंडा स्टार्ट कर देगा। तो 20-25 दिन तक आप उसे वंडा उसको स्टार्ट करवाएं, उसके चस्का लगवाएं ताकि वो 30 दिन पे स्टार्ट करना खाना शुरू कर दे अच्छी तरह। खुश्क चारे का इस्तेमाल कब करवाना चाहिए, तो जी 2 मंथ पे, 1.5 से 2 मंथ की एज पे जाके आप खुश्क चारे का इस्तेमाल करवाएं ताकि जो उसकी ओजरी का जो पार्ट है वो सारे मुकम्मल हो जाएं। जो सब्ज़ चारा है उसका इस्तेमाल यहाँ पे अभी शुरू में नहीं करवाना, कोशिश करें कि सब्ज़ चारा थोड़ा आगे करें। जब वो खुश्क चारे का हे का इस्तेमाल करें, उसका जो मैदे हैं उसके जो पार्ट हैं वो सारे पूरे हो जाएं, जब वो पूरे हो जाएं तब आप खुश्क चारे का आप इस्तेमाल 2.5 महीने पे 3 महीने पे जाके आप कर सकते हैं। वंडा कितना खिलाना चाहिए शुरू में, जितना वो खुद से खाए, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना, इतना ज़्यादा वो नहीं खाएगा शुरू में। तो 4 महीने तक जितना वंडा वो खुद से खाना चाहे आप उसे खिला सकते हैं। उसके बाद आप उसकी बॉडी कंडीशन के हवाले से, उसके वज़न के हवाले से, उम्र के हवाले से फिर आप उसको जो है वो फिक्स कर सकते हैं कि इस बकरे को हमने इतना वंडा खिलाना है। तो जो चारे के हवाले से, दूध के हवाले से, वनडे के हवाले से जितने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद डिवर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवाई कब देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कौन सी देनी चाहिए। तो जो भी आप मेडिसिन वगैरह लेंगे, इसमें अल्बेंडाजोल है, फिल्बेंडाजोल है, लेवामिसोल का बहुत अच्छा रिजल्ट है बच्चों में।
उसके बाद बाकी जितने भी डिवर्मर्स लोकल मार्केट में आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनसे डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो डिवर्मिंग कितनी एज पे करनी चाहिए, तो यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ है। 1 महीने पे भी आप कर सकते हैं और 2 महीने पे भी आप कर सकते हैं। अगर आपने वैक्सीनेशन जब करवानी है उससे पहले भी आप डिवर्मिंग कर लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि जो वर्म्स का लोड है, जो कीड़े हैं पेट के, उनका जब लोड है वो जिस्म से कम हो जाएगा, सेहत अच्छी होगी, तब आप वैक्सीन करवा सकते हैं। वैक्सीन के हवाले से यहाँ पे एक बात जो शुरू में पहला पॉइंट था उसमें मेंशन करना भूल गया हूँ कि लोग अक्सर पूछते हैं कि जो जानवर बीमार हो चुके हैं क्या उनको वैक्सीन करनी चाहिए या सेहतमंद को। तो बीमार जानवर का इलाज होता है, वैक्सीन जो है वो सेहतमंद जानवर की होती है। जो बीमारी आ चुकी है, वैक्सीन अब इसी वक्त हम दोबारा करेंगे उसी जानवर को कि जिसके अंदर बीमारी है, तो वो जो बैक्टीरिया, जो वायरस जिस्म के अंदर आया है और उसने बीमारी फैलाई है, उसी की मुर्दा शक्ल या उसी की कमजोर शक्ल वैक्सीन की हालत में होती है। तो अगर हम वही दोबारा उसी जानवर को लगा देंगे तो वो बैक्टीरिया, वो वायरस की हम जो तादाद है, मिकदार है, वो हम बढ़ा रहे हैं, तो वो बीमारी बढ़ेगी ना कि कम होने की। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि वो मुर्दा जो बैक्टीरिया है या वायरस है या अधमोया यूं कह लें कमज़ोर जो है, वो हम बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं। बॉडी उसे डिटेक्ट करती है, पता चलता है उसे कि कोई चीज़ जो उसके जिस्म का हिस्सा नहीं है वो आई है और कुव्वत मुदाफ़ाती जो निज़ाम है वो उसके खिलाफ एक्टिव हो जाता है। ये है वैक्सीन। जब जानवर बीमार है तब आपने वो वाली चीज़ उसे नहीं लगानी, तब आपने उस बीमारी का इलाज करना है। वैक्सीन करवानी है आपने सेहतमंद जानवर को। तो डिवर्मिंग की बात कर रहे थे कि 1 महीने पे भी आप कर सकते हैं, 2 महीने पे भी आप कर सकते हैं और ज़रूर करनी चाहिए, ताकि इससे जानवर की सेहत अच्छी रहती है। और डिवर्मिंग की वजह से, अगर डिवर्मिंग नहीं करते तो पेट के कीड़ों की वजह से डायरिया वगैरह भी लग सकता है, जो कि जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अक्सर जो डेथ होती है बच्चों की वो इसी डायरिया की वजह से होती है। मेन काज जो है वो डायरिया होता है। इसके बाद डायरिया की वजह से जो जिस्म में पानी निकल जाता है, तो उस पानी की कमी की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से, नमकियात की कमी की वजह से जानवर की जो दिल पे भी असर पड़ता है और टेम्परेचर जो है वो भी बॉडी का डाउन हो जाता है। तो इस वजह से आपने डिवर्मिंग करवानी है। अगर डायरिया वगैरह लग गया तो भी आपने डिवर्मिंग उससे करवानी है। और अगर जब डिवर्मिंग डायरिया वगैरह लगे, रिक पेचस लगें, तब आपने फ़ौरन उसको पानी की कमी नहीं होने देना। पानी के अंदर नमकियात मिला के, नमकोल जो इंसानों वाला होता है वो मिला के आप पिला सकते हैं। अगर आपके घर में नमकोल अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी और जो नमक है, अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें 2 चम्मच चीनी, 2 या 3 चम्मच और 1 चम्मच जो है वो नमक डाल के ये आप जानवर को फ़ौरन पिलाएं, ताकि उसके अंदर पानी की और नमकियात की किसी किस्म की कमी ना हो। उसके बाद आप ड्रिप पे जा सकते हैं, उसे ड्रिप्स वगैरह लगवा सकते हैं अगर उसके अंदर पानी की ज़्यादा कमी होगी, या फिर आप डॉक्टर से, मतलब ये है कि घर के अंदर आपके पास ये चीनी नमक वाला पानी आपने फ़ौरन पिलाना है, ताकि डॉक्टर के आने से पहले जानवर को ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके बाद आप जो पेट के कीड़ों वाली दवाइयाँ हैं, उसका अगर कीड़ों की वजह से है डायरिया तो उसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बाकी अगर किसी और वजह से है तो आप एंटीबायोटिक से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था किड्स मैनेजमेंट, बच्चों की मैनेजमेंट के हवाले से वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी ये टॉपिक और आपको कहीं ना कहीं जाके ये फ़ायदा देगा। बहुत शुक्रिया।